हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम। मैंने खुद ने 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पीओ लेवल एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रॉस किए और आज मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में पोस्टेड हूँ। एंड दिस इज़ द रीज़न आई request you to kindly like, share and subscribe to my channel so that you also ensure your success in the very first attempt. Dear friends, आप सबको पता ही होगा कि हम एक्चुअली एडिटोरियल को पढ़ते ही क्यों हैं। देखिए, एडिटोरियल को पढ़ने के कुछ पर्पसेस हैं, जैसे कि हम आरसी की इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करना सीख जाते हैं तो क्वेश्चंस के आंसर मिलने आसान हो जाते हैं। नंबर 2, एडिटोरियल से हमें बहुत सारी नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है। वोकेबलरी के अलावा भी हमें ग्रामर सीखने को मिलती है एंड टू अ सर्टेन डिग्री दिस हेल्प्स अस इन सॉल्विंग क्लोज टेस्ट ऑल्सो। बट डू रिमेंबर दैट वोकेबलरी कॉन्टेक्चुअल आती है। कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी आप समझते होंगे कि किसी भी वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। ये डिफरेंस समझ लीजिए, हम अभी वोकैब भी कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो मीनिंग होता है उसे बोलते हैं कॉनोटेशन, यानी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। है ना आसान समझना इसे। किसी भी वर्ड के कितने मीनिंग हुए? 2, डेनोटेशन और कॉनोटेशन। डेनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग DD, कॉनोटेशन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। डू रिमेंबर, हमसे पूरे एग्जाम में कहीं पर भी डिक्शनरी मीनिंग नहीं पूछा जाता और ना ही ये पूछा जाता है कि कोई वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, बल्कि हमसे ये पूछा जाता है कि एक सेंटेंस में कोई वर्ड क्या है, ठीक है। तो हमें ज़रूरी है कि हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझें, और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझना आसान भी होता है बिकॉज किसी सेंटेंस में, किसी कंटेक्स्ट में कोई वर्ड का क्या मीनिंग है इसे समझना आसान है। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी कि मैं बताऊँ आपको, क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी कि कोई वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। एंड डू रिमेंबर, अ सिंगल वर्ड कैन बी वर्ब or a noun. For example, walking, isn't it? There are hundreds of examples. Similarly, a same word, very, can be an adverb, an adjective also, right? So I do recommend, do understand vocabulary in context. Context में vocab को समझें. Now let's come to the analysis of editorial. Using the terms of the Unlawful Activities Act, the Supreme Court of India has grouped the accused in the Delhi riot case of 2020 based on their hierarchy of participation. ये एक एक्ट की बात हो रही है, एक लॉ की बात हो रही है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के एक शब्द को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली रायट 2020 के अक्यूज्ड, यानी कल्प्रिट्स, अक्यूज्ड, ठीक है, जिनके ऊपर दोष लगा हो, ठीक, उन सबको ग्रुप्स में रख दिया डिपेंडिंग अपॉन और बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, ठीक है। क्राइम क्या था? दिल्ली राइट 2020 में जो हुए उसके हिसाब से सभी अक्यूज्ड को, सभी दोषियों को, ठीक है, हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से लोगों को अलग अलग लेवल पे रख देना, ठीक है। जैसे कि आप इस पिरामिड से देख रहे हो, इस ट्राइंगल से देख रहे हो, दैट द वर्क फोर्स इज एट द लोएस्ट पैडल ऑफ दिस लैडर और इस ट्राइंगल, ठीक। अब क्या किया उन्होंने? एक्यूज को अलग अलग लेवल पे क्यों रखा है? डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? लेट्स सी। डिनाइंग बेल फॉर उमर खालिद एंड शर्जील इमाम while granting it under strict conditions to the other 5 appellants. सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल को तो डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और दूसरे 5 एपिलेंट्स
Who are the appellants? What are the different synonyms of appellants? Let's understand. Appellant मतलब pleader, ठीक है, plaintiff, ठीक है, ये क्या है, ये आपके हो जाते हैं डिफरेंट सिनोनिम्स ऑफ एपेलेंट। जिन्होंने भी कोर्ट में अपील लगाई थी बेल की और प्लीड किया था कि हमें बेल दे दी जाए, उन में से 7 में से 5 को तो स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कुछ कठोर शर्तों पर बेल दे दी गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड बेल क्या होता है। किसी भी चीज़ में अगर आप अक्यूज़ड हैं, किसी भी क्राइम में अगर आप दोषी हैं, तो आपको इनकार्सरेट कर दिया जाता है, पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है और जेल में डाल देती है, ठीक है। तो जब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी कोर्ट में, ठीक है, तब तक आप जेल में ही बंद रहते हैं। सो बेल इज़ अ प्रोविजन वेयर इन बाय डिपॉजिटिंग अ सर्टन सम ऑफ मनी यू आर अलाउड टू गो होम और यू आर फ्रीड। कुछ पैसे आप कोर्ट में जमा कराते हैं, कुछ कंडीशंस आपके ऊपर लगाई जाती हैं, जैसे कि आप सिटी से बाहर नहीं जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उसके बाद आपको जेल से छोड़ दिया जाता है। जब तक कोर्ट में आपका केस नहीं पहुंचेगा, वहाँ सुनवाई नहीं होगी और ये प्रूव नहीं हो जाता कि आप गिल्टी हैं, ठीक है। तो गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शैफुर रहमान मोहम्मद, सलीम खान और सदाब अहमद, इन 5 को कोर्ट ने कुछ कंडीशंस के साथ बेल दे दी। हियर फ्रेंड्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को समझना या इस कंसेप्ट को समझना भी ज़रूरी है। तो बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, दिस हैज़ गिवन मोर स्ट्रेंथ टू द गवर्नमेंट to designate certain people who are involved in illegal or unlawful activities, so much so that it can harm the unity, integrity and sovereignty of the nation as terrorist. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जो एक्ट पारित किया अराउंड 2019 में, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट को बोलते हैं ना टूथ एंड नेल दे देना, कि आप को जो भी लोग किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में संलिप्त पाए जाते हैं, उनको आप टेररिस्ट करार दे सकते हो अगर उनकी एक्टिविटीज़ कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को खतरा हो सकती है, ठीक है। तो प्रिवेंशन की नज़र से भाई डिटेंशन 2 तरीके का होता है। एक तो प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन मतलब किसी क्राइम को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो डिटेंशन या जो जेल में डाला जाता है उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। और जब कोई क्राइम आप कर चुके होते हैं, उसके बाद किसी को अगर जेल में डाला जाता है तो वो डिटेंशन अलग होता है, वो क्रिमिनल डिटेंशन होता है। आप क्रिमिनल जो प्रूव हो चुका है उसका डिटेंशन हुआ है, वो क्रिमिनल डिटेंशन है, करेक्ट। सो यहाँ पर शुरुआत में ही एडिटर ने एक चीज़ बता दी कि भैया ये जो एक्ट है, इसके तहत गवर्नमेंट को अब ज़्यादा ताकत मिल गई है, ठीक है। द कोर्ट एम्फेसाइज सेक्शन 43D(5) ऑफ द एक्ट। कोर्ट ने इस एक्ट के यानी UAPA के सेक्शन 43D(5) को एम्फेसाइज किया, उस पर जोर डाला, विच ओनली रिक्वायर्स कोर्ट टू असेस वेदर द एक्यूजेशन आर प्राइमा फसाई ट्रू, जो कि कोर्ट से सिर्फ ये कहती है कि वो सिचुएशन को एसेस करे मतलब देखे, समझे, जजमेंट ले उस पर कि क्या किसी इंसान पे जो दोष लगाए गए हैं, एक्यूजेशंस, एलिगेशंस, ब्लेम्स लगाए गए हैं, आर प्राइमा फसाई मीन्स अपेरेंटली ऑन द सरफेस और इन द फर्स्ट इम्प्रेशन सीम टू बी ट्रू। किसी के ऊपर कोई दोष लगाए गए हैं, क्या वो ऊपरी सतह पर सही नज़र आ रहे हैं, ठीक। ये कोर्ट को एक बस इतनी ही चीज़ देखनी है कि ऊपर से वो चीज़ें सही दिखाई दे रही हैं, जो दोष लगाए गए हैं वो सही दिखाई दे रहे हैं। कौन सा एक्ट देता है? ये वाला एक्ट देता है। तो कोर्ट ने इस एक्ट पे एम्फेसाइज करते हुए कहा कि मतलब कोर्ट को सिर्फ ऊपरी सतह पर देखना है, स्क्रूटिनी नहीं करनी है, एविडेंस नहीं देखना है कोई, सिर्फ ये देखना है कि हाँ ऊपर से ये चीज़ें सही लग रही हैं,
ठीक है, एंड दस रिजेक्टेड द डिफेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन एंड नैरोड खालिद्स एंड इमाम्स ऑप्शंस। और इसलिए क्योंकि कोर्ट को ये सिर्फ इतना ही करने के लिए बोला गया है, इसलिए कोर्ट ने, डिफेंस लॉयर ने जो एक दलील दी थी कि इन दोनों का बहुत लंबे समय से ये दोनों जेल में बंद हैं, उन ऑप्शंस को और ज़्यादा नैरो कर दिया, स्लिम कर दिया, ब्लीक कर दिया, ठीक है, संकुचित कर दिया। नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकार्सरेशन? इनकार्सरेशन के सिनोनिम्स हैं इम्प्रिजनमेंट एंड कन्फाइनमेंट, किसी को जेल में डाल देना। और प्रोलॉन्ग का मतलब होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये दोनों जेल में बंद हैं, तो इनके जेल से रिहाई की मांग की गई थी कि इनको बेल दे दी जाए, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने 43D5 ऑफ UAPA एक्ट के तहत खारिज कर दिया। अब कोर्ट में कोई अक्यूज है तो उसके क्या होते हैं, कितने तरीके के वकील होते हैं। एक तो उसके केस को लड़ रहा होता है, उससे बोलते हैं डिफेंस, वो चाहता है कि उसको डिफेंड करूं मैं, उसको बचा ले जाऊं। और दूसरा कौन सा होता है, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब वो चाहता है कि जो अक्यूज्ड है उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, उसको सज़ा मिले, उसको फांसी हो जहाँ ज़रूरी है वहाँ। तो प्रोसिक्यूशन बेसिकली स्टेट की साइड से होता है या गवर्नमेंट की साइड से होता है। जहाँ भी लॉ के टर्म में आपको स्टेट यूज़ आए तो आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का की साइड वाला वकील है, ठीक है। सो नाउ the prosecution has always alleged that the riots were the result of a plan allegedly coordinated in protest networks and WhatsApp group. प्रोसिक्यूशन ने हमेशा से ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो भी राइट्स हुए थे वो प्रोटेस्ट नेटवर्क्स और व्हाट्सएप ग्रुप में जो कोऑर्डिनेशन था, उन्होंने जो प्लान किया था, कोऑर्डिनेटेड प्लान किया था, उसके परिणाम स्वरूप हुए हैं। उसका रिजल्ट है, कंसिक्वेंस है, मैथ है, ठीक है, आफ्टर मैथ है। तो सब्सिक्वेंटली अब व्हाट इज दिस प्रोटेस्ट नेटवर्क? देखिए, नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड इन सम वे, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट समथिंग, वो किसी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं। सो अ ग्रुप ऑफ पीपल विच या हु आर इंटरकनेक्टेड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन का या स्टेट का ये कहना था हमेशा से कि ये लोगों ने मिलजुल कर कुछ नेटवर्क, प्रोटेस्ट नेटवर्क्स और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी कोऑर्डिनेटेड प्लान था उसके रिजल्ट ही था कि दिल्ली में 2020 में राइट्स हुए, दंगे हुए। पीपल रूटीनली प्लान प्रोटेस्ट्स ऑन मैसेजिंग एप्स एंड दैट इज़ नॉट इनहेरेंटली सस्पिशियस। अब यहाँ पे कुछ आइडिया अलग से दिख रहा है। आइडिया ये कह रहा है कि लोग तो अक्सर प्रोटेस्ट को मतलब विरोध में आवाज़ उठाना, विरोध, ठीक है, इट्स नॉट अ वर्ब, इट्स नाउन। सो प्लान प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध को अक्सर लोग या रूटीन बेसिस पर प्लान करते रहते हैं मैसेजिंग ऐप्स पे, और ये अपने आप में सस्पिशियस नहीं है, ये डाउटफुल नहीं है। आप इसकी इंटीग्रिटी या इसकी बोलना चाहिए कि इस पे आप डाउट नहीं कर सकते अपने आप में, इट्स नॉट इन इटसेल्फ डाउटफुल, ठीक। बट द स्टेट हैज़ परसुएटेड द कोर्ट दैट द आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर एविडेंस ऑफ अ टेररिस्टिक डिज़ाइन। लेकिन स्टेट ने कोर्ट को परसुएट कर लिया, कन्विंस कर लिया, मानने पर ये मजबूर कर दिया कि आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होने के लिए जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस में या व्हाट्सएप में मैसेजेस किए गए थे वो टेररिस्टिक डिज़ाइन के सबूत हैं, करेक्ट। हाउएवर द कोर्ट हैज़ ट्रीटेड टेररिस्ट एक्ट अंडर सेक्शन 15। हालांकि कोर्ट ने टेररिस्ट एक्ट्स को सेक्शन 15 के तहत माना है या उसकी व्याख्या की है। नाउ सेक्शन 15 ऑफ UAPA एक्ट हैज़ डिफाइंड टेररिस्ट एक्ट, और कोर्ट ने उसको कैसे ट्रीट किया है, एज बीइंग एबल टू कवर मोर देन ओवर्ट वायलेंस। कोर्ट का ये कहना है कि सेक्शन 15 में टेररिस्ट एक्ट का मतलब ओवर्ट, खुले तौर पर वायलेंस यानी हिंसा से ज़्यादा है। क्या है, इंक्लूडिंग थ्रेटिंग टू डिस्टर्ब सर्विसेज, और ये
अगर कोई धमकी दे रहा है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज को वो डिसरप्ट करेगा, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड लाइकवाइज अगर इन चीज़ों को डिसरप्ट करने की, डैमेज करने की, हार्म करने की, इनसे इंटरफेयर करने की धमकी भी देता है, तो भी सेक्शन 15 में उन्हें टेररिस्ट एक्ट ही माना जाएगा. गॉट इट नाउ? An interpretation that could have a chilling effect by emboldening governments to use stringent preventive detention under UAPA in political cases to normalize the pursuit of prolonged incarceration without trial. अब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोर्ट ने सेक्शन 15 में टेररिस्ट एक्ट की व्याख्या की है, इंटरप्रिटेशन किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, मीनिंग बताया है, उससे बहुत चिलिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट को एम्बोल्डन कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है टू यूज़, कि वो यूज़ करे स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन को, बहुत कड़ाई के साथ यूज़ करे अंडर UAPA. ठीक है, इन पॉलिटिकल केसेस टू नॉर्मलाइज द परस्यूट ऑफ प्रोलॉन्ग इनकार्सिरेशन विदाउट ट्रायल. और पॉलिटिकल केसेस में तो क्या हो जाएगा कि जिन लोगों को बहुत लंबे समय से इम्प्रिजन करके रखा गया है वो उनको नॉर्मलाइज कर देंगे. उनका ट्रायल अभी शुरू ही नहीं हुआ है, कोर्ट में उनकी सुनवाई अभी शुरू ही नहीं हुई है. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम डाउट दोज पीपल वेयर इम्प्रिजन, और बिना ट्रायल के उनका लंबे समय तक उनको जेल में बंद रखा जा रहा है. ये चीज़ क्या हो जाएगी? नॉर्मलाइज हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई सेक्शन 15 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है UAPA एक्ट के तहत कि आप उनको जस्ट किसको, एक धमकी भर को कि हम सर्विसेज को नुकसान पहुंचाएंगे, इस धमकी भर को टेररिस्ट एक्ट में इंक्लूड कर लिया है. करेक्ट. सो नाउ the court using its hierarchy of participation as the basis to relieve all but two people is unfair. कोर्ट ने जो हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन टर्म यूज़ किया है एक आधार के रूप में कि सभी लोगों को छोड़ दिया गया लेकिन दो को नहीं छोड़ा गया बेल पर, वो बहुत ही अनजस्ट है, अनफेयर है, इम्पार्शियल है, बायस्ड है. करेक्ट. व्हाट इज अनफेयर? अनजस्ट. अनफेयर मीन्स unjust, biased, impartial, against the rules of fairness. Correct? When the evidence to establish it has yet to be tested in the court. जबकि इस चीज़ को साबित करने के लिए कि इन लोगों ने दिल्ली रायट में ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जो कंट्री के लिए खतरा हो सकती थी, ये अभी भी कोर्ट में टेस्ट होना बाकी है. हुई या नहीं हुई ये होना अभी भी बाकी है, मतलब इनका ट्रायल शुरू होना अभी भी बाकी है, एविडेंसेस आने बाकी हैं. खालिद एंड इमाम वर अरेस्टेड एज यंग मैन एंड हैव नाउ स्पेंट 5 years इन कस्टडी. वेरी इजी. जब इनको अरेस्ट किया गया था तब ये बहुत यंग थे और 5 years ऑलरेडी कस्टडी, मतलब पुलिस की कस्टडी में काट चुके हैं. द पैसेज ऑफ टाइम वेज मोर हैविली ऑन यूथ. This is a psychological concept which says that the young people perceive time moving very slowly in comparison to the youth, to the adults. Correct? To the adults, sorry. कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं या जो यंग लोग हैं उनको लगता है कि टाइम बहुत धीमे धीमे मूव करता है, जबकि वो तो तेज़ मूव, अपनी ही स्पीड पे मूव कर रहा होता है. अडल्ट्स की केस में वो बहुत, उन्हें लगता है तेज़ी से मूव कर रहा है. तो इनका यहाँ पे ये कहना है कि उनका यूथ तो बहुत जल्दी से निकल गया, ठीक है, उनको ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा. इफ़ द कोर्ट फाइंड्स नो केस लेटर, और बाद में अगर कोर्ट को ये लगता है कि उनकी कोई गलती ही नहीं थी और उनको 5 साल की सज़ा झेलनी पड़ी, इम्प्रिजनमेंट झेलना पड़ा, द डैमेज डन बाय प्रोलॉन्ग इनकार्सिरेशन कैन नॉट बी अनडन. जो डैमेज हो जाएगा उसे वापस आप ठीक नहीं कर सकते हो. द UAPA's प्रोफेशंस वेस्ट, ये वर्जन किसका है? एडिटर का है, आप समझो, क्योंकि सीधे सीधे प्रोसिक्यूटर जो है वो तो ये कह रहा है कि 15 उसने ही कन्विंस किया है कोर्ट को
कि इनके अगेंस्ट कुछ कुछ सबूत मिले हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रोसिक्यूशन बार बार क्या क्या कह रहा है कि इनके जो परसुएड किया है कोर्ट को कि आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबूत के बतौर मिले हैं, टेररिस्ट डिज़ाइन उन्होंने जो की थी उसके, ठीक। तो कोर्ट को कन्विंस करने का काम स्टेट कर रहा है, प्रोसिक्यूशन कर रही है। और यहाँ पर जो वर्जन आ रहा है कि भाई टाइम तो जो जवानी का टाइम था उनका बहुत जल्दी से निकल जाएगा, और उनको वेस्ट डाउन का मतलब है उनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। जवानी में इंसान अगर 5 साल अपने जेल में काट रहा है, सलाखों के पीछे काट रहा है, तो उनको ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ा, उनको ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक। द UAPA's प्रोविजन वेस्ट द स्टेट विद एन अनरिलीव पावर टू स्नेयर दोज चार्ज अंडर द एक्ट एंड प्रिवेंट ईजी एग्जिट्स। UAPA के जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट को ताकत देते हैं विद एन अनरिलीव पावर टू स्नेयर दोज, एक बहुत ही अनब्राइडल्ड, अनलिमिटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर देते हैं टू स्नेयर, टू ट्रैप, टू कैच जिन लोगों को चार्ज किया गया है इस एक्ट के तहत, ठीक है, ज़्यादा पावर दे देते हैं गवर्नमेंट को, और उन आसानी से वो बच के निकलना ना पाए उसको रोकने के लिए भी ज़्यादा ताकत देती है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है इसके तहत गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल जाती है ताकि वो ये लोग जिनको एक्यूज़ किया गया है इस एक्ट के तहत उनको आसानी से पकड़ लें और उनको बचने ना दें। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पावर शुड ऑल्सो बी वेड अगेंस्ट द चार्जेस। लेकिन इस तरीके की जो पावर जो है एट प्रेजेंट में गवर्नमेंट के पास, उसको हमें चार्जेस के अगेंस्ट तोलना भी चाहिए। मतलब हमें एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या इतनी पावर लोगों को पर जो दोष लगाए जाते हैं या लोगों को इससे जो नुकसान होता है उसको देखते हुए वो सही भी हैं। There is a difference between, say, the perpetrators of the 26/11 Mumbai attacks, which informed parts of the UAPA, and Khalid and Imam's alleged roles in the Delhi riots. अब यहाँ पर एडिटर का व्यू पॉइंट देखिए आ रहा है, वो कह रहा है कि एक डिफरेंस है किन लोगों के बीच में जिन्होंने 26/11 में मुंबई अटैक किए थे और जिसकी वजह से UAPA के बहुत सारे पार्ट्स में चेंज आया, उनमें और खालिद और इमाम के दिल्ली राइट में जो एलिगेड रोल्स हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं राइट्स में, उनकी क्या क्या उन्होंने गलत काम किए हैं, उनमें डिफरेंस है। ये आउटसाइड इंडिया के थे, है ना, और इन्होंने मुंबई में टेररिस्ट अटैक किए थे, ये प्रूव हो गया था। उसके बाद आपने क्या बनाया, UAPA बनाया, उसके बहुत सारे पार्ट्स में चेंजेस किए, और अभी आप क्या कर रहे हो कि दिल्ली राइट में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी प्रूव भी नहीं हुआ है उनको उस एक्ट के तहत आपने 5 साल का इनकार्सरेशन ऑलरेडी कर दिया है। द स्टेट हैज़ ऑफन इन्वोक द एक्ट टू क्रश एनी ऑपोजिशन टू इट्स डिसीजन। देखिए अब यहाँ पर एडिटर का एक और व्यू पॉइंट हमें मिल गया कि एडिटर को लगता है कि स्टेट बार बार इस एक्ट को इन्वोक करती है, जगाती है, जागृत करती है कोर्ट में हमें या किसी को भी केस जो उसका चल रहा होता है उसको कैसे आगे बढ़ाना होता है, वो बताते हैं कि भाई इस एक्ट के तहत ये चीज़ थी, तो आपने एक्ट को किया एनलाइवन, जागृत किया, दोबारा लाइव किया आपने। हाँ, किसी भी तरीके का ऑपोजिशन उसके डिसीजंस के खिलाफ कहीं से भी कुछ आता है तो वो उसको क्रश करने के लिए, डैमेज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करती है, स्टेट इस एक्ट को दोबारा इन्वोक कर लेती है, इवन विदाउट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन द ग्राउंड। और ऐसे चीज़ों के अगेंस्ट जिनका ज़मीन पर किसी भी तरीके से टेररिज्म का कोई लेना देना नहीं है, रिवीलिंग इट्स ओवर आर्किंग एंग्जाइटी टू क्वेल डिसेंट ओवर एंटरटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ प्रोटेस्ट। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट को बहुत एंग्जाइटी है, चिंता है, ओवर आर्किंग, एनकम्पासिंग, जो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेता हो, किसी भी तरीके की डिसेंट यानी ऑपोजिशन, प्रोटेस्ट को उसी समय दबा दे, ठीक है, ना कि जनता को भी संविधान में प्रोटेस्ट करने के अधिकार मिले हैं। समझ गए?
जनता ये नहीं समझना चाहती कि भाई, या गवर्नमेंट ये नहीं समझना चाहती कि भाई जनता को भी कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिला है कि वो अपना प्रोटेस्ट दिखाएं, सरकार के डिसीजंस के खिलाफ वो विरोध करें। लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार इसका सम्मान नहीं करती, बल्कि सरकार तो ये देख रही है कि उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है कि किसी भी तरीके से उसके डिसीजंस के खिलाफ जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं उसको दबा दे, सप्रेस कर दे, ठीक है, क्रश कर दे। द ट्रायल अगेंस्ट खालिद एंड द अदर्स हैज़ नॉट बिगन। अभी खालिद और दूसरों के अगेंस्ट ट्रायल यानी कोर्ट में सुनवाई, ट्रायल का मतलब होता है जब लोगों के अगेंस्ट सबूत आने शुरू हो जाए, बयानबाजी शुरू हो जाए, वो अभी शुरू नहीं हुआ है। बिकॉज अमंग अदर रीजंस द सेशन कोर्ट हैज़ येट टू फ्रेम चार्जेस। दूसरे रीजंस के साथ में ही बहुत सारे जो दूसरे रीजंस हैं उनके साथ में द सेशन कोर्ट को अभी भी चार्जेस को तय करना है कि क्या क्या चार्जेस किस किस एक्ट के तहत उनके ऊपर लगाने हैं। एंड देयर आर रिपोर्टेडली अराउंड 700 विटनेस, और ऐसा कहा गया है कि उनके अगेंस्ट, या अगेंस्ट नहीं, उस घटना के लगभग 700 विटनेस है। दिल्ली रायट में केसेस के लगभग 700 विटनेस हैं। दैट द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द 5 शुड बी अ साइन फॉर ट्रायल कोर्ट्स टू रेशनलाइज विटनेस। कि कोर्ट ने 5 लोगों को जो बेल दे दी वो तो ये दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट्स को रेशनलाइज करना चाहिए विटनेस लिस्ट को। रेशनलाइज का मतलब होता है विद रीज़न अंडरस्टैंड करना, रीज़न के साथ अंडरस्टैंड करना कि जो विटनेस की 700 विटनेस की जो लिस्ट है उसमें से हाउ मैनी आर जेन्युइन, ठीक है, और किन किन की विटनेस चार्जेस को फ्रेम करने के लिए और प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। रेशनलाइज करना, विद रीज़न समझना, विद लॉजिक समझना, करेक्ट। एंड एंश्योर द ट्रायल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द दिल्ली राइट्स बिगिन विदाउट अनड्यू डिले। और ये एंश्योर करें, कोर्ट्स सुनिश्चित करें कि दिल्ली राइट के केस में ट्रायल शुरू हो जाए बिना अनड्यू डिले, बिना अनवांटेड डिले, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतना ही टाइम लगे, उससे ज़्यादा ना लगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट्स यूज़ ऑफ द हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन। ऑथर ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टर्म यूज़ करी है हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन, उससे रिलेटेड क्या प्राइमरी कंसर्न जताई है, कि उसे क्या चिंता है, किस चीज़ को लेकर, किस बात की चिंता है इस टर्म के यूज़ किए जाने पे। इट वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स। सी, सेपरेशन ऑफ पावर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स सिंपली रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पर कहीं पे भी सेंटर और स्टेट उस सेंस में जिक्र नहीं है। यहाँ पर जो स्टेट का जिक्र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, और स्टेट हम ब्रॉड सेंस में हमेशा में स्टेट ही यूज़ करते हैं, करेक्ट। सो जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी गवर्नमेंट को लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है। बी, इट रिलाइज ऑन एविडेंस ऑलरेडी प्रूवन इन ट्रायल। ये एविडेंस पे, एविडेंस की तो कहीं बात ही नहीं आई है, बिकॉज वो कह रहा है कि बिना एविडेंस के ही उन लोगों को 5 साल की इनकार्सरेशन हो चुकी है, इम्प्रिजनमेंट हो चुका है, कन्फाइनमेंट हो चुका है, तो ये भी नहीं है। सी, इट इज़ बेस्ड ऑन एलिगेशंस नॉट येट टेस्टेड इन कोर्ट। येस, इसी की बात हो रही है कि 5 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस विच आर नॉट टेस्टेड इन कोर्ट, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। अपने आंसर्स मार्क कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा हाउ मेनी आंसर्स वे आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, वाई इज सेक्शन 43D5 ऑफ UAPA पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्टिव फॉर द एक्यूज्ड। एडिटोरियल के हिसाब से सेक्शन ये जो है वो खास तौर से एक्यूज के लिए रेस्ट्रिक्टिव क्यों है? बिकॉज ऐसे आंसर्स को जब भी वाई पूछा जाए तो बिकॉज से जोड़ के समझिए, ठीक है। बिकॉज इट मैंडेट्स मैंडेटरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तो बात नहीं की गई है, और मैंडेट्स का मतलब होता है कंपलसरी कर देना, ठीक। बी, इट अलाउज डिनायल ऑफ बेल बेस्ड ऑन प्राइमा फसाई एक्यूसेशंस। 43D के बारे में शुरुआत में ही हमें यही सुनने को मिला था कि कोर्ट को क्या चाहिए, कोर्ट को सिर्फ ये देखना होता है
कि जो दोषारोपण किए गए हैं वो अपेरेंटली सही हैं या नहीं है, फर्स्ट इम्प्रेशन में सही हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ठीक है तो उनका इनकार्सरेशन, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा विदाउट एनी एविडेंस, ठीक है। तो 43D5 ऑफ UAPA क्या करता है, ये डिनायल ऑफ बेल को डिनाई कर देता है और प्राइमा फसाए एक्यूसेशन के बेसिस पे ही, ठीक। द ऑथर आर्ग्यूज दैट प्लानिंग प्रोटेस्ट्स थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप इज, ऑथर ने आर्ग्यू किया है, अपना आर्ग्यूमेंट या रीज़न पेश किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए प्रोटेस्ट यानी विरोध को प्लान करना क्या है, एविडेंस ऑफ अ टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी है, नहीं। ऑथर ने इसको बिल्कुल नॉर्मल बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सिटीजन्स का टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज़, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे यूजुअली इट हैपन्स, यू कैन सी दैट इट इज़ रिटन कि पीपल रूटीनली प्लान प्रोटेस्ट ऑन मैसेजिंग ऐप्स। सी, आपको बहुत क्लियर का डिस्कशन करना पड़ेगा, बहुत इंट्रूसिव, और बोलना चाहिए कि बीच बीच में कहीं पर गवर्नमेंट को सेंटेंस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ एडिटर की व्यूज़ हैं, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि एक ही लाइन पर जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे एडिटर है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के और UAPA में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और क्या कर रहा है, एडिटर कह रहा है कि ये सब चीज़ें रूटीनली होती रहती हैं, लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को गलत बताते हैं, व्हाट्सएप पे तो चलता रहता है, ठीक है। So now let's come to the options. The author argues that planning protest through WhatsApp group is an evidence of terrorist conspiracy. क्या टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस है? नहीं, ऑथर का या एडिटर का ये मानना नहीं है। अ लीगली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, क्या एक लीगली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है? सी, कॉमन प्रैक्टिस एंड नॉट इनहेरेंटली सस्पिशियस, एग्जैक्ट इन्हीं वर्ड्स में उसने बोला है, तो कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत यूजुअल है, ठीक है, और अपने आप में ये शक पैदा करने वाली चीज़ नहीं है। सो ऑप्शन इज सी। 4. What does the author mean by saying the court's interpretation may have a chilling effect? ऑथर क्या कहना चाहता है कि कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 15 को लेके, उसके चिलिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत डैमेजिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। इट विल रिड्यूस वायलेंट प्रोटेस्ट, नो, वायलेंट प्रोटेस्ट अगर ख़त्म हो जाते हैं तो चिलिंग या डैमेजिंग इफेक्ट कैसे हुआ? वो तो अच्छा ही है क्योंकि लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं। इट में डिस्करेज लॉफुल डिसेंट एंड प्रोटेस्ट, आप देखिए वो साफ बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लोगों का कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, डिसेंट वो अग्री नहीं कर रहे हैं वो ये बताएं, ये लॉफुल है, ठीक है। तो इट में डिस्करेज, ये कह रहे हैं कोर्ट का इंटरप्रिटेशन डिस्करेज कर सकता है लॉफुल तरीके से जो लोग डिसेंट और प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके उसको, ठीक है। वाई डज द एडिटोरियल कंसिडर, सो द आंसर इज बी, why does the editorial consider prolonged incarceration of Khalid and Imam especially unjust? So ये कह रहे हैं कि खालिद और इमाम इन दोनों का ही जो इतना लंबा इनकारसरेशन हुआ है उसको अनजस्ट, अनफेयर और बायस्ड क्यों कह रहे हैं, ठीक है। एडिटोरियल ऐसा क्यों कंसिडर कर रहा है? दे वर डिनाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा है ना, डिफेंस मिला हुआ है ना उन्हें, ठीक है, तो ये तो गलत है। देयर ट्रायल कंक्लूडेड इन एक्विटल, एक्विटल का मतलब छोड़ देने के बाद उनका ट्रायल शुरू हुआ है। कन्विक्ट बोलते हैं किसे? जो दोषी है, और एक्विट किसे बोलते हैं? जिसको छोड़ दिया गया, जैसे जिसके अगेंस्ट कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुए। तो उनका ट्रायल एक्विटल में कंक्लूड हुआ है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। देयर यूथ एंड पैसेज ऑफ टाइम कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, यही वो बोल रहे हैं। द वेट ऑफ टाइम वेज हेविली फॉर द यूथ, ये जवानी के जो 5 साल निकल गए उसकी कॉस्ट, उसका वो बहुत ज़्यादा, कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक। सो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ऑथर्स कंपैरिजन बिटवीन 26/11 अटैक्स एंड द दिल्ली राइट केस? ए, बोथ जस्टिफाई इक्वल एप्लीकेशन ऑफ UAPA, नहीं, वो साफ तौर पे उसने बोला है कि डिफरेंस है दोनों में, तो इसलिए UAPA की एप्लीकेशन प्रपोर्शनेटली नहीं हो रही है दोनों के ऊपर,
उसका प्रपोर्शन, क्योंकि क्राइम और उसके ग्रेविटी का में प्रपोर्शन नहीं है, डिसप्रपोर्शनेट है, तो एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वल एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है वो। बी, बोथ इन्वॉल्व इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क, नहीं, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि दोनों में इंटरनेशनल है या नेशनल है, इस एडिटोरियल में कहीं नहीं लिखा है ये कि दोनों जो मुंबई अटैक के जो टेररिस्ट थे वो इंडियन थे या बाहर के थे, या दिल्ली राइट में खालिद और ये जो हैं ये इंडियन है या बाहर के, नहीं लिखा है। करेक्ट। सो सी, द दिल्ली राइट्स आर मोर सीवियर इन इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट ज़्यादा था, नो, ये भी कहीं नहीं लिखा है। अप्लाइंग द सेम लॉ टू बोथ इज डिसप्रपोर्शनेट, एग्जैक्टली यही चीज़ बोली है कि आप सेम लॉ को दोनों केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें प्रपोर्शनेट नहीं हैं। 7, the editorial suggests that the state's frequent invocation of UAPA reflects कि स्टेट बार बार जो UAPA एक्ट को इन्वोक कर लेता है वो क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है। जुडिशल ओवररीच, जुडिशल ओवररीच का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लॉ के रीच में ले लेना, ये शो कर रहा है। नो। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, नो। आप क्लियर कट वर्ड्स में देखोगे कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कोई भी विरोध करे, कोई भी डिसअग्रीमेंट, डिसेंट शो करे। ठीक। सो सी, what inference can be drawn from the mention of 700 witness and delayed framing of charges? क्या inference draw कर सकते हो, क्या समझ में आ रहा है? 700 witness हैं, the prosecution's case is exceptionally strong, जो prosecution का केस है वो बहुत ज़्यादा strong हो गया है, ये पता चलता है। चलो ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि 700 witness हैं। आगे देखते हैं। बी, द डिफेंस इज डेलिबरेटली डिलेइंग द ट्रायल, डिफेंस जानबूझ के ट्रायल को डिले कर रहा है। भाई जो डिफेंस है वो ट्रायल को डिले क्यों करेगा, क्योंकि उसे तो डिफेंस करना है, राइट। और वो ऑलरेडी इनकार्सरेशन में, उन्हें बेल तो मिली नहीं है, बेल मिल गई हो एंड देन दे आर ट्राइंग टू डेलिबरेटली डिले द ट्रायल, देन इट्स ओके। करेक्ट ना। सी, स्ट्रक्चरल डिलेज अंडरमाइन द राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये भी नहीं है। स्ट्रक्चरल डिलेज मतलब हमारे लॉज में ही बहुत सारी खामियां हैं, उसमें जो डिलेज होती हैं वो सॉरी लेट मी अंडरस्टैंड, सॉरी लेट मी टेल यू, स्ट्रक्चरल डिलेज अंडरमाइन द राइट टू स्पीडी ट्रायल, जो स्ट्रक्चर में डिले होने की वजह से जो स्पीडी ट्रायल है वो नहीं हो पाते हैं, यही आंसर है। सॉरी, आई डिड नॉट सी that it's saying undermine, कम नाप लेना, अंडर एस्टिमेट कर लेना। करेक्ट। तो ये कह रहे हैं जो हमारे स्ट्रक्चर में डिलेज हैं, क्या है, 700 विटनेस हैं, तो उन्होंने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सेशन कोर्ट को रेशनलाइज करना चाहिए, इस लिस्ट को जो काम के विटनेस हैं सिर्फ उन्हीं को उस लिस्ट में शामिल रखना चाहिए, बाकी सबको निकाल देना चाहिए। ठीक। तो ये स्ट्रक्चरल डिले हुआ। और दूसरा बहुत सारे डिलेज हैं कि भाई आपने 5 साल के लिए उनको इनकार्सरेशन में रखा हुआ है, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो ये क्या शो करता है, स्ट्रक्चरल डिले ओनली। तो जब आपके स्ट्रक्चर में डिलेज होती हैं तो वो स्पीडी ट्रायल के अधिकार को, बहुत जल्दी से ट्रायल होना चाहिए, उसके अधिकार को अंडरमाइन करता है, डाउनसाइज करता है, कम करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द एडिटोरियल, एडिटोरियल के टोन को क्या डिस्क्राइब करता है, सेलिब्रेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक। सेलिब्रेटरी का मतलब होता है किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, और ऑप्टिमिस्टिक आशावादी नहीं। न्यूट्रल नहीं है वो। स्टेट को, गवर्नमेंट को कितनी जगह पर एडिटर ने क्लियर कट बोला है कि ओवर आर्किंग एंग्जाइटी है टू सप्रेस, टू क्वेल द डिसेंट। क्रिटिकल एंड कॉशनरी, यस क्रिटिकल है। सुप्रीम कोर्ट तक को एडिटर ने गलत बोला है कि आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन में उन्होंने जस्ट सर्विसेज को डिसरप्ट कर देंगे, ये धमकी जो थ्रेट थी उस तक को उन्होंने टेररिस्ट एक्ट के अंदर ले लिया है। ठीक है। तो ये क्रिटिकल और कॉशनरी है कि आप किसी को 5 साल के लिए जेल में बंद कर रहे हो और बाद में पता चलता है कि वो तो दोषी था ही नहीं, तो उसके 5 साल लौट कर आएंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली अग्री विद, किसके साथ ऑथर अग्री करेगा।
सबसे ज़्यादा गुंजाइश किसके साथ है? प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड ओवरराइड सिविल लिबर्टीज़। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कोई इंसान कुछ गलत करेगा उससे पहले ही उसे रोकने के लिए आप उसको जेल में बंद कर दो। ये सिविल लिबर्टीज़ से ऊपर इसको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए नहीं। वो तो ये भी कह रहा है कि आप अगर दिल्ली राइट में कोई सस्पेक्ट हैं भी तो उनको भी इनकार्सरेट 5 साल के लिए नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ही हुआ है उनका, क्योंकि अभी इनफैक्ट प्रिवेंटिव भी नहीं, इनको कहीं ना कहीं प्राइमा फसाई इनके अगेंस्ट विटनेस मिल गए हैं। हाँ, तो प्रिवेंटिव ही कहेंगे इनफैक्ट, क्योंकि क्रिमिनल डिटेंशन का मतलब है किसी इंसान ने कुछ किया उसके बाद, कुछ क्राइम किया उसके बाद आप उसे अरेस्ट करें, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड ओवरराइड सिविल लिबर्टीज, दिस इज नॉट द आंसर। बी, बेल डिसीजन शुड डिपेंड ऑन अनप्रूवन एलिगेशन। बेल के डिसीजन को अनप्रूवन एलिगेशंस के ऊपर बेस होना चाहिए। इसका तो वो बार बार खंडन कर रहा है, इसको तो गलत ही बोल रहा है वो। सी, एंटी टेरर लॉज मस्ट बी अप्लाइड विद जुडिशियल रेस्ट्रेंट, बिल्कुल सही। मतलब कानून में आप एंटी टेरर लॉ को जो अप्लाई करते हैं न्याय प्रक्रिया में, उसमें थोड़ी सावधानी बरतें, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज एडिटोरियल। थैंक्स फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।